मित्रों, तो हम यह जान चुके हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में T3 T4 लेवल्स बढ़ जाते हैं और TSH लेवल्स कम हो जाते हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि किसी हाइपोथायराइड फीमेल में प्रेगनेंसी के साथ हमें थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट की डोजेस को बढ़ाना पड़ता है। अब मैनेजमेंट के दौरान कुछ और भी वेरिएशंस आते हैं और ये उनको अलग अलग केसेस के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा थर्ड केस, जो कि एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल, जो एक नोन केस है हाइपोथायराइडिज्म की, और वो 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन ले रही है। प्रेगनेंसी के पहले ये 50 माइक्रोग्राम लेती थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रेजुअली स्टेप अप करके 75 और उसके बाद 100 माइक्रोग्राम किया गया। लेकिन रिपीटेड थायराइड फंक्शंस में देखा जा रहा है कि TSH अभी भी हाई बना हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है? हमने 50 से 75, 75 से 100 की, इसका यह TSH लेवल्स क्यों नहीं नॉर्मल आ रहे? वास्तव में प्रेगनेंसी में बहुत सारे वह फीचर्स होते हैं जो हमारे थायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन से इंटरफेयर करते हैं। ध्यान रहे, थायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि गैस्ट्रिक एसिड प्रॉपर हो और उसमें pH वैल्यूज़ काफ़ी लो रहें। थायरोक्सिन का एब्जॉर्प्शन जेजुनम से होता है और इसके लिए उसको एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए एक एसिडिक मीडियम से होकर निकलने की बहुत ज़रूरत है। यदि हम थायरोक्सिन के साथ कुछ फूड सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, यदि हम चाय, कॉफ़ी, मिल्क वगैरह ले लेते हैं या खाना ले लेते हैं, तो यह उस गैस्ट्रिक एसिड को डाइल्यूट करके और pH को बढ़ा देगा। इसकी प्रेजेंस में थायरोक्सिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कई बार नोजिया वोमिटिंग के कारण से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं। कई बार आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जिसमें सोया सप्लीमेंट्स भी होते हैं, ये देने पड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी गैस्ट्रिक एसिड को डाइल्यूट करके गैस्ट्रिक pH को बढ़ाकर और थायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी ये प्रेग्नेंट फीमेल यह प्रॉपर तरह से थायरोक्सिन की टैबलेट ले रही है कि नहीं। एम्प्टी स्टमक ले, 1 घंटे तक चाय, नाश्ता, दूध, कॉफ़ी न ले। थायरोक्सिन टैबलेट के 4 घंटे तक आयरन, कैल्शियम या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना दिए जाएं और कम से कम 1 घंटे तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ना दिए जाएं। तो यह कहने से पहले कि थायराइड का केस थायरोक्सिन की डोज बढ़ाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ, हमें इन एडिशनल फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना होगा। आइए एक फोर्थ केस को डिस्कस करते हैं। एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल, जो कि एक नोन केस है हाइपोथायराइडिज्म की, जो कंसीव करते समय 75 माइक्रोग्राम ले रही थी और ग्रेजुअली अप टाइट्रेट करते करते उसको 125 माइक्रोग्राम तक पहुंचा दिया गया और पूरी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल 125 माइक्रोग्राम पे कंटिन्यू की। आफ्टर डिलीवरी जब 2 महीने बाद वो दिखाने आई तो 125 माइक्रोग्राम पे उसके थायराइड फंक्शंस देखे गए। ऑन 125 माइक्रोग्राम डिलीवरी होने के बाद भी अब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी उसके T3 T4 लेवल्स बढ़े हुए हैं और TSH लेवल्स कम है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ध्यान रहे, थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट तो प्रेगनेंसी के समय ही बढ़नी है ना। डिलीवरी के बाद तो उसकी थायरोक्सिन रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाएगी और हम यहाँ पे प्रेगनेंसी में स्टेप अप तो करते गए लेकिन डिलीवरी के बाद स्टेप डाउन करना भूल गए। वास्तव में डिलीवरी के बाद थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट अपने प्री प्रेगनेंसी लेवल्स पे लौट आती है। इसलिए डिलीवरी के बाद हमें दोबारा प्री प्रेगनेंसी डोजेस पे शिफ्ट करके और 4 to 6 वीक्स या 1.5 मंथ्स के बाद इस डोजेस को दोबारा रिकन्फर्म करा लेना चाहिए कि वह अब अपने नॉर्मल लेवल पे है या हमें इसमें कुछ परिवर्तन और भी करने। तो इस प्रकार हमने इस फोर्थ केस से ये सीखा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इस थायराइड की इस डोजेस को स्टेप अप करते हैं, आफ्टर डिलीवरी उसको प्री प्रेगनेंसी डोज पे लाकर और उस डोज की एडिक्वेसी को 1.5 महीने बाद डिलीवरी के रीचेक करा लेना चाहिए। आइए एक नेक्स्ट केस से हम समझते हैं कि इसमें और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ये हमारा 5th केस, जो एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल थी, नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जिसने 75 माइक्रोग्राम पे कंसीव किया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी डोजेज स्टेप अप करते हुए 125 माइक्रोग्राम पे इसको स्टेबल रखा गया।
आफ्टर डिलीवरी इसकी डोजेस को प्री प्रेगनेंसी लेवल की 75 माइक्रोग्राम पे दोबारा लाके उसको डिस्चार्ज किया गया। अब इस फीमेल को 75 माइक्रोग्राम लेते हुए डिलीवरी के 2 महीने बाद जब हमने टेस्ट किया तो थायराइड लेवल्स कुछ इस प्रकार से थे। अरे ये तो अभी भी T3 T4 लेवल्स बढ़े हुए हैं और अभी भी TSH लेवल्स कम हैं, यह क्या हुआ? ध्यान रहे, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, प्रेगनेंसी की हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट में ईस्ट्रोजन लेवल्स के कारण से सारे इम्यून प्रोसेसेस मास्क हो जाते हैं या सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम हुआ और ये सारे इम्यून प्रोसेसेस फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो अगर इस लेडी को ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस रही होगी और ऑटो इम्यून कॉजेज से हाइपोथायराइडिज्म हुई होगी तो डिलीवरी के बाद वो दोबारा फ्लेयर अप कर गई होगी। अब इस फ्लेयर अप के कारण से जो इम्यून प्रोसेसेस थे वो फ्लेयर अप हुए और उन्होंने इम्यून मीडिएटेड इंजरी फॉलिकुलर एपिथेलियम पे शुरू कर दी। जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, जब उनमें ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से वो डैमेज हुए तो इनके अंदर स्टोर्ड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, वो रिलीज हुआ तो ट्रांजिएंटली ब्लड में थायरोक्सिन लेवल बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब पोस्टपार्टम थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम के इम्यूनोलॉजिकल डैमेज से T3 T4 लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमें टेम्परेली और कभी कभी परमानेंट तौर पे हमें थायरोक्सिन की डोजेस को और घटाने की ज़रूरत पड़ती है। और यही है पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस या पोस्टपार्टम चेंजेस इन थायराइड फंक्शंस। तो वास्तव में यह एक रिकमेंडेशन है कि प्रत्येक फीमेल में डिलीवरी के 4 to 6 वीक्स के बाद थायराइड फंक्शंस को रीचेक किया जाना चाहिए। यदि एक बार यह लेवल्स बहुत कम या बहुत ज़्यादा आए तो उस पर इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, स्पेशली अगर हम उसको टॉक्सिक रेंज में जैसे इस फीमेल में आ रहे थे उसको हम थायराइड स्कैनिंग के लिए रेफ़र करें कि वो ग्रेव्स डिजीज़ है या थायराइडाइटिस है। नहीं, अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। डोजेस को स्टेप डाउन करके और उसको 4 to 6 वीक्स तक और वेट करें और फिर देखें कि वो फंक्शंस कैसे रहते हैं और अकॉर्डिंगली तब हम उसके आगे का ट्रीटमेंट प्लान करें। इस प्रकार हमने इस केस से ये सीखा कि आफ्टर डिलीवरी थायरोक्सिन की डोजेस को स्टेप डाउन करना है, लेकिन उसके बाद भी पोस्टपार्टम चेंजेस ट्रांजिएंट फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं। थायराइडाइटिस के कारण से, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस के कारण से अधिकतर ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपोथायराइडिज्म या स्ट्रेट वे हाइपोथायराइडिज्म इन सिचुएशंस को उत्पन्न हो सकती हैं, तो जिसके कारण हमको इमीडिएटली कोई बड़ा स्टेप ना लेते हुए कुछ समय वेट करके इसको स्टेबलाइज होने का ध्यान रखना है और उसके बाद थायरोक्सिन की डोजेस में परिवर्तन करने चाहिए।